जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होती है अगर आपने सुना हो तो। और कई बार आपने ये एडवर्टाइज देखा होगा टीवी पर कि म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो सीरीज में आगे हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे। पर इस एपिसोड में बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे ताकि वो लोग जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स का भी अभी पता नहीं है वो भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टॉक के साथ या एक शेयर के साथ। तो शेयर क्या होता है? शेयर मतलब किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में एक हिस्सा खरीदना। अब वो हिस्सा कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण लूं अगर, तो एचडीएफसी बैंक जो देश की बहुत बड़ी बैंक है, लेकिन उसका एक शेयर आज की तारीख में मात्र 900 या 1000 रुपए का है, क्योंकि वो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि करोड़ों अरबों रुपए की है, उसका शेयर भी एक बहुत छोटी सी कम प्राइस में खरीदा जा सकता है। और वो शेयर खरीदने के बाद आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। तो इसे हम एक उदाहरण के साथ, एक छोटे से उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई ग्रोसरी स्टोर है और उसका मालिक उसे बेचना चाहता है या उसकी आधी हिस्सेदारी बेचना चाहता है, और वो हिस्सेदारी वो बेचेगा 1 करोड़ रुपए में, और आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और लेकिन उसको खरीदने के लिए तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। और मान लीजिए कि ऐसे 20 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी में या उस बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी खरीदने में, या उस कंपनी के पार्शियल मालिक बनने में, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप 5 लाख रुपए लगाएंगे, ऐसे 20 लोग 5-5 लाख रुपए लगाएंगे, तो 1 करोड़ की हिस्सेदारी आप खरीद सकते हैं। अब जैसा कि हमने बात की कि ये हिस्सेदारी बहुत छोटी सी भी हो सकती है। मान लीजिए उस बिजनेस का एक शेयर 500 रुपीज का है, लेकिन अब चूंकि आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं तो आपके पास कितने शेयर्स आ गए उस कंपनी के? 1000 शेयर्स। तो ये हुई शेयर की बात। अब जब हम रियलिटी में बात करें तो मार्केट में इंडिया की बात करें तो यहाँ 3 तरह की बेसिकली कंपनीज होती हैं जिन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: लार्ज कंपनीज, मीडियम कंपनीज और स्मॉल कंपनीज। अब लार्ज कंपनी की वो डेफिनेशन है कि देश की जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप कंपनीज के नाम से शेयर बाजार में जानी जाती है, और उसके बाद की जो 150 कंपनीज हैं वो मीडियम साइज कंपनीज के नाम से जानी जाती है, जिन्हें हम कहते हैं मिड कैप कंपनीज। और उसके बाद की जो उससे भी छोटी कंपनीज हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब आगे आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको एज एन इन्वेस्टर या एज ए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आपको लार्ज कंपनीज के हिस्सेदारी खरीदना चाहिए या स्मॉल कंपनीज की हिस्सेदारी खरीदना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा जिससे आप काफी जल्दी समझ जाएंगे कि बड़ी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और छोटी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो बड़ी कंपनी से शुरुआत करते हैं। अब उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी बैंक है, अगेन एचडीएफसी बैंक का ही उदाहरण ले लेते हैं हम, और एक आपके एरिया की छोटी सी बैंक है जिसमें सिर्फ 1000 कस्टमर है। तो एक बड़ी बैंक है जो कि करोड़ों की संख्या में जिसके ग्राहक हैं, और एक हम उदाहरण ले लेते हैं आपके एरिया में एक छोटी सी बैंक है जिसके मात्र 1000 कस्टमर्स हैं। अब आप दोनों की हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, आपने उदाहरण के लिए दोनों बिजनेसेस में अपना शेयर्स खरीद रखे हैं, मतलब आप दोनों कंपनी के कुछ हिस्से के ही सही मालिक हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं छोटी कंपनी से या छोटी बैंक से जिसके सिर्फ 1000 कस्टमर्स हैं। अब आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ये 1000 कस्टमर को 2000 बनाने में छोटी कंपनी को कितना समय लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। चलिए 1 साल ले लेते हैं। 1 साल में वो दुगना होने की क्षमता रखती है,
हो सकता है 1000 से 2000, 3000, 4000 या 5000 कस्टमर्स हो जाएं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि छोटी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। वहीं अगर हम बड़ी बैंक की बात करें, मान लीजिए HDFC बैंक की बात करें, तो अगर उसके 1 करोड़ कस्टमर हैं तो क्या वो 1 महीने में 2 करोड़ कस्टमर हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो छोटी कंपनी की ग्रोथ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है। मतलब ये 1000 कस्टमर वाली बैंक अपने कस्टमर्स को 2, 3, 4 या 5000, 6000 तक भी कर सकती है बहुत जल्दी। और वहीं बड़ी बैंक या बड़ी कंपनी को अपने बिजनेस को डबल करने में बहुत समय लग सकता है। ये तो हुई ग्रोथ पॉसिबिलिटी की बात। अब रिस्क की बात करते हैं। जहां सवाल छोटी कंपनी का है, वहां क्या ये पॉसिबल है कि 1000 कस्टमर्स छोड़कर चले जाएं अगले 6 महीने में? उतना मुश्किल नहीं है। मतलब हो सकता है 6 महीने में कस्टमर्स आधे हो जाएं, 500 हो जाएं और अगले 1-2 महीने में पूरे 0 हो जाएं। तो छोटी कंपनी के साथ ये रिस्क भी है कि बड़े होने की पॉसिबिलिटी तो है, बहुत जल्दी ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वहीं पे कम होने की, मतलब कंपनी डूबने की या कंपनी को घाटा होने की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही है। बहुत कम समय में वो कंपनी आधी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। लेकिन बड़ी कंपनी में आपका पैसा बनिस्बत सेफ है। अगर अगेन HDFC की बैंक की बात करें तो 1 करोड़ कस्टमर 1 साल में 0 तो हो नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। हमें ये तो समझ में आ गया कि बड़ी जगह पे हमारा पैसा सेफ है, तो फिर उसके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी कम है जब हम उसका कंपेयर करते हैं छोटी कंपनी से। अब तो क्या हमें हमेशा बड़ी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या हमेशा छोटी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? ऐसा नहीं है। दोनों का मिश्रण हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनाएगा। हाँ, ज़्यादातर पैसा मैं ये मानता हूँ कि आपको बड़ी कंपनीज में लगाना चाहिए, और कुछ अमाउंट जैसे अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं उदाहरण के लिए, तो हो सकता है 70 या 80 रुपये आप, या कुछ लोगों के लिए 90 रुपये आप बड़ी कंपनी में लगाइए, लेकिन 10 रुपये या 20 रुपये आप छोटी कंपनी में भी लगा सकते हैं। 100 रुपये इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो ये हुआ फ़ायदा बड़ी कंपनी में लगाने का, और ये हुआ नुकसान बड़ी कंपनी में लगाने का। इसी तरीके से छोटी कंपनी में लगाने का हमने फ़ायदा भी देखा और नुकसान भी देखे। अब एक बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उसकी बहुत ज़्यादा स्टडी करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी करें। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाएं तो उसे इस तरह सोचिए कि आप वो बिज़नेस खोल रहे हैं। जैसे अगर आप किसी बैंक के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो इसे मैं इस तरीके से मानता हूं कि आप बैंक के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आपने एक बैंक खोली। भले ही आप उसके एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं, लेकिन अब वो आपका भी बिजनेस है। तो इसलिए किसी बिजनेस को खोलने के पहले हम कितनी रिसर्च करेंगे, उतनी ही रिसर्च आपको एक शेयर को खरीदने के पहले भी करना चाहिए। अब क्या हर एक व्यक्ति के लिए, या हर वो व्यक्ति जो कि किसी नौकरी में कार्यरत है अभी, तो क्या उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो इतनी मेहनत करे और इतनी रिसर्च कर सके? नहीं, पर इन्वेस्टमेंट तो फिर भी वो करना चाहता है। उसके लिए बाज़ार में अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स, जो आपके लिए क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो मतलब मिश्रण कई कंपनीज के शेयर्स का। तो हो सकता है किसी एक म्यूचुअल फंड की कंपनी ने आपको एक स्कीम बताई जिसमें 50 कंपनीज के शेयर वो आपके लिए खरीदेगा। अब वो किस बेसिस पे खरीदेगा कि वो हर एक कंपनी की एक बहुत अच्छी रिसर्च करेगा, और जिस कंपनी के शेयर की ग्रोथ पॉसिबिलिटी है और जिसमें रिस्क उतना नहीं है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, वो आपको एक स्कीम चुन के देगा जिसमें वो खुद रिसर्च करेगा और वो आपके लिए शेयर्स का चुनाव करेगा और आपके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। अब ये तो हुई म्यूचुअल फंड की बात। अब कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो कुछ देर पहले हमने सीखा था कि शेयर बाजार में 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी अभी के लिए जो मोटे तौर पर 3 तरह के म्यूचुअल फंड हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो अब जैसे आप नाम से समझ ही गए होंगे कि ये वो स्कीम होती है जो अपना ज़्यादातर पैसा, मैं पूरा पैसा नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाती है। अब आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ये म्यूचुअल फंड किन्हें लेना चाहिए, जो कि सेफ
साइड अपने पैसे को रखना चाहते हैं, बहुत थोड़ी सी रिस्क जो लेना चाहते हैं, तो उन्हें लार्ज कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। अब जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेबी, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके द्वारा ये बंदिश है एक तरीके से म्यूचुअल फंड की उस स्कीम पर कि उसका जो मैनेजर है, मतलब जो उस स्कीम में सोच करके आपके लिए शेयर्स को सिलेक्ट करता है, ये उस पर एक दबाव है कि उसे हमेशा 70-80% पैसा आपका बड़ी कंपनीज में ही लगाना पड़ेगा। तो अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी खरीदते हैं तो चाह के भी आपका फंड मैनेजर आपका ज़्यादा पैसा छोटी कंपनीज में नहीं लगा सकता। हाँ, 5-10% वो शायद छोटी कंपनी में लगा सके ताकि एक अच्छा रिटर्न जनरेट होने की पॉसिबिलिटी मिल सके। तो ये हुई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात। इसी तरीके से 2 और कैटेगरीज हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप में जैसे कि आप नाम से अगेन समझ ही गए होंगे कि इसमें ज़्यादातर आपका पैसा मीडियम साइज़ की कंपनीज में लगता है। अब मीडियम साइज़ की कंपनी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं कि उसमें रिस्क भी मीडियम होती है और रिटर्न्स की संभावना भी न तो बहुत कम होती है, लार्ज कैप जितनी कम भी नहीं होती और स्मॉल कैप जितनी ज़्यादा भी नहीं होती। इसी तरीके से रिस्क उसमें लार्ज कैप जितनी कम भी नहीं होती और स्मॉल कैप जितनी ज़्यादा भी नहीं होती। तो मीडियम रिस्क और मीडियम प्रॉफिट, ये जिनका उद्देश्य है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाएंगे। उसी तरीके से स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड वो होते हैं जिसमें आपका ज़्यादातर पैसा छोटी कंपनीज में लगाया जाता है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो रिस्क को समझते हैं और जो उतनी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। जैसे कि मेरा ये मानना है कि आपको दोनों तरह की कंपनीज में आप पैसा लगा सकते हो। अगर आप अगेन 100 रुपये लगा रहे हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एक बड़ा पोर्शन लगाइए और थोड़ा सा पोर्शन जिसको आप रिस्क उठा सकते हैं, मे बी पर मंथ आप 1000 रुपये या 2000 रुपये की रिस्क तो उठा ही सकते हैं। तो अगर आप अपने फिजूल खर्चों में कमी करके 1000 रुपये की बचत भी एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं बाकी बचत के अलावा, तो मेरा ये मानना है कि उतना एक थोड़ा सा अमाउंट आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी मिल सके। तो ये हुई बात लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। अब एक कैटेगरी और है जिसे कहते हैं मल्टी कैप फंड। तो अब बात करते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो हमने देख ही लिया है। अगली कैटेगरी है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की। अब जिस प्रकार से लार्ज कैप में फंड मैनेजर के ऊपर, वो व्यक्ति जो रिसर्च करके आपका पैसा लगा रहा है, उसके ऊपर ये दबाव है, ये बंदिश है कि वो ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप में लगाएगा। मिड कैप वाले पर दबाव है कि वो ज़्यादातर पैसा मिड कैप में लगाएगा। स्मॉल कैप वाले पर दबाव है कि वो ज़्यादातर पैसा स्मॉल कंपनीज में लगाएगा। लेकिन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर कोई बंदिश नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता। वो जिधर भी जब अपॉर्चुनिटी चाहे अपना पैसा लगा सकता है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड का जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आप एक मल्टी कैप फंड उठाते हैं और उसमें देख लेते हैं कि लार्ज कैप में इसने ज़्यादा अभी पैसा लगा रखा है और स्मॉल कैप में कम। तो आप ये सोचने लगते हैं कि यार ये फंड सेफ है क्योंकि इसने ज़्यादातर पैसा बड़ी कंपनीज में लगा के रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आज आप इन्वेस्टमेंट करें 10 साल के लिए और अगले ही महीने वो उसका अलोकेशन चेंज कर दे, क्योंकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के मैनेजर के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। वो किसी भी वक्त आपका पैसा का अलोकेशन चेंज कर सकता है। पर हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने जो स्कीम चुनी है वो बेस्ट स्कीम है और फंड मैनेजर को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मल्टी कैप फंड में पैसा लगाना एक समझदारी है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट में या इन्वेस्टमेंट के बारे में एनालिसिस करने में व्यतीत नहीं करना चाहते, तो मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि उसमें मैनेजर के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो वो फ्रीली आपके लिए हमेशा रिस्क एडजस्टेड, मतलब रिस्क को देखते हुए रिटर्न लाने की कोशिश करेगा। तो ये हुई बात शेयर म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में। तो ब्रॉडली हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड को देखा। कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं SIP के बारे में। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हो सकता है आपने किसी एडवर्टाइज में या किसी फ्रेंड के मुंह से सुना हो कि
मैंने एसआईपी कर रखी है, या एडवर्टाइज में कह रहे हो कि आपको एसआईपी करना चाहिए, तो एसआईपी क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा एक चीज़ और होती है लमसम, वो भी हम पेमेंट, ये दोनों पेमेंट के मोड हैं, इन दोनों को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। अब जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो पेमेंट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लमसम, दूसरा एसआईपी। लमसम मतलब आप एक मुश्त अगर पेमेंट करना चाहें कि मैं आज 1 लाख रुपए लगा रहा हूं एक लंबे समय के लिए, लेट से 10 सालों के लिए, तो उसको, उस पेमेंट के स्टाइल को हम कहते हैं लमसम। और दूसरा होता है एसआईपी, उसमें आप इकट्ठा बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप हर मंथ एक अमाउंट निर्धारित कर लीजिए, लेट से 5,000 रुपये आपने निर्धारित किए, तो वो उस निश्चित तारीख को जो आप चाहें आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी और उस म्यूचुअल फंड स्कीम में लग जाएगी। अब दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वो हम समझ लेते हैं। जब आप लमसम में पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर की कीमत तो कम ज़्यादा होती रहती है, तो हो सकता है आज आपने 1 लाख रुपये लगाया और 3 महीने तक, अगले या 4 महीने तक उस शेयर की कीमत नीचे जाते जा रही है, तो आपको एक थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि मैंने तो महंगे में ख़रीदा था, अब वो सस्ता हो गया। लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो वो हो सकता है ज़्यादातर केस में ऊपर जाएगा अगर आपने अच्छे से प्लानिंग की है तो। लेकिन एसआईपी की अगर बात करें तो हर मंथ चाहे शेयर की कीमत कुछ भी चल रही हो, तो आप सस्ता चल रहा हो चाहे महंगा, आप एक छोटी रकम, एक निश्चित रकम देकर हर मंथ पैसा लगाते हैं। इसलिए एसआईपी में जो मार्केट के उतार चढ़ाव है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप हर मंथ खरीद रहे हैं, हर प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो प्राइस का जो एवरेज हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है बजाय कि लमसम के। अब जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने जाते हैं तो फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं। ये तो हमने पेमेंट की कैटेगरी समझी, एक लमसम की और एक एसआईपी की, लेकिन किसी भी स्कीम की 2 कैटेगरी हो सकती है। किसी एक स्कीम की, लेट से एक स्कीम है जिसमें 50 कंपनीज में आपका पैसा लग रहा है, अब वही सेम स्कीम मार्केट में 2 तरह से लॉन्च की जाती है। स्कीम सेम है, पैसा सेम जगह लग रहा है, रिस्क सेम है, रिटर्न की पॉसिबिलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें सेम हैं। वही सेम स्कीम मार्केट में 2 तरह से लॉन्च होगी, एक होती है रेगुलर स्कीम, एक होती है डायरेक्ट स्कीम। अब इनमें क्या अंतर है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी सर्विस के पास जाएंगे या किसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस के पास जाएंगे तो वहाँ पर आप अपनी ज़रूरत बताएंगे और वो एक आपको स्कीम सजेस्ट करेंगे। उस स्कीम को हम कहते हैं रेगुलर प्लान, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्ट पैसा नहीं लगा रहे हैं, वहाँ आप किसी ऑफिस के थ्रू, किसी स्कीम के ब्रोकर के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, तो वो हो जाता है रेगुलर प्लान। और दूसरा, जब आप सीधे ऑनलाइन उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या किसी ऐप के थ्रू, कई सारी ऐप्स हैं मार्केट में जैसे कि पेटीएम मनी, ग्रो, कुबेरा, इन ऐप के थ्रू जब आप उन स्कीम में पैसा लगाते हैं या कंपनी की वेबसाइट के थ्रू पैसा लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्लान। अब अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जो रेगुलर प्लान है वो थोड़ा सा महंगा होता है और जो डायरेक्ट प्लान है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर में किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं और वहीं डायरेक्ट में आप खुद की रिसर्च करके उस वेबसाइट से खरीद रहे हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट, तो ये थोड़ा सा सस्ता होता है। अब कितना सस्ता होता है, ये कैसे इसका हम कैलकुलेशन समझ सकते हैं, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा एक्सपेंस रेशो क्या होता है। तो आइए अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर आपके लिए रिसर्च करेगा और आपका पैसा वो मैनेज करेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये पूरा काम वो कंपनी फ्री में तो नहीं करेगी, इसके लिए कंपनी एक छोटी सी फ़ी चार्ज करती है जिसे हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। अब ये हमेशा प्रतिशत में होता है, जैसे 1% एक्सपेंस रेशो इस स्कीम का है, दूसरी स्कीम का 1.5% हो सकता है, किसी और स्कीम का 2 या किसी का आधा प्रतिशत हो सकता है। तो एक्सपेंस रेशो वो खर्चा होता है जो बीच में से कंपनी काट लेती है। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए तो एक्सपेंस रेशो 1% कट जाएगा, या किसी स्कीम का 2% है तो वहाँ 2% कट जाएगा। अब ये जो एक्सपेंस रेशो है ये रेगुलर स्कीम के लिए अलग होता है और डायरेक्ट स्कीम के लिए अलग होता है। हमेशा रेगुलर स्कीम के लिए वो एक्सपेंस रेशो ज़्यादा रहेगा
और डायरेक्ट स्कीम के लिए वो एक्सपेंस रेशो हमेशा कम रहेगा। कई बार 1% तक का अंतर आ जाता है कि जहाँ पे रेगुलर में 2% एक्सपेंस रेशो है, वहीं पर डायरेक्ट में सिर्फ 1% एक्सपेंस रेशो है। अब आप ये सोच सकते हैं कि 1% की ही तो बात है, ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर और समझने की हमें कोशिश करना होगी कि ये जो एक्सपेंस रेशो है ये एक बार चार्ज नहीं होता। ये आज आपने लेट से 1 लाख रुपए लमसम लगाए हैं और 10 साल बाद आप उसे निकालते हैं, तो 10 साल तक हर साल आपसे 1-1% ये एक्सपेंस रेशो चार्ज किया जाएगा। अब आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप रेगुलर प्लान खरीद रहे हैं तो आपने आधे घंटे की या 1 घंटे की एडवाइजरी मीटिंग के लिए उसे एक बार पैसा नहीं दिया, बल्कि आप जब तक उस स्कीम में पैसा लगा रखेंगे तब तक हर साल आपका एक्सपेंस रेशो उसमें से कट होता जाएगा। तो अगर आज 1 लाख रुपए लगाए, इस साल उसमें से 1,000 कट गए, 99,000 लग गए, और हो सकता है अगले साल वो बढ़ के 1,10,000 हो जाए, तो तब 1,10,000 का 2% एक्सपेंस रेशो कटेगा। 5 साल बाद वो बढ़ के 1.5 लाख हो गए, तो 1.5 लाख का एक्सपेंस रेशो कट जाएगा 2%। वहीं जो एक्सपेंस रेशो जब डायरेक्ट स्कीम में कटता है तो वो उसकी बजाय कम करता है। जैसे उधर 2% कट रहा था, हो सकता है इधर 1% कटे। तो रेगुलर में आपको हर साल उस आधे घंटे की एडवाइजरी मीटिंग के लिए आपको हर साल एक्सपेंस रेशो लगते गया। तो ये अंतर हो जाता है रेगुलर स्कीम में और डायरेक्ट स्कीम में। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च बहुत अच्छी से कीजिए, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि मैं रेगुलर म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट में पैसा लगाऊंगा, क्योंकि मेरा पैसा तो एक ही जगह लग रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दूं, उसके बजाय मैं अपनी खुद की रिसर्च करूं और ये समझने की कोशिश करूं कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए सूटेबल है, और वहाँ पर मैं कम एक्सपेंस रेशो दे के अपना इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा। ये बात हुई एक्सपेंस रेशो की। अब हम बात करते हैं NAV की। NAV मतलब नेट असेट वैल्यू। ये क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को हम NAV कहते हैं। जैसे एक छोटे से उदाहरण से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो अगर आप 100 रुपये लेके एक चॉकलेट खरीदने गए और एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है, तो आपके पास कितनी चॉकलेट आ जाएगी? 10 चॉकलेट्स। तो 10 यूनिट आपके पास आ गई। इसी तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड लेने जाते हैं, आपने 100 रुपये दिए, एक NAV की कीमत यहाँ, एक यूनिट की कीमत या एक यूनिट की NAV यहाँ पर 10 रुपये है, तो आपके पास 10 यूनिट्स आ जाएंगी। अब आज जब आपने पैसा लगाया 1 लाख, तो लेट से उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत, जिसे हम NAV या नेट असेट वैल्यू कहते हैं, वो NAV आज 10 रुपये है। अब आपने आज 1 लाख रुपए लगाए, एक यूनिट की कीमत 10 रुपये, और हो सकता है 1 साल बाद उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो जो शेयर जो सारे आपके पोर्टफोलियो में है, उन सब के शेयर की कीमत बढ़ गई। तो उसी प्रकार जिस अनुपात में वो शेयर्स की कीमत बढ़ रही है, उसी अनुपात में उस NAV की कीमत बढ़ जाएगी। तो हो सकता है इस साल वो NAV 10 रुपये की है, अगले साल वो 12 रुपये की हो जाए। तो आपने 1 लाख रुपये में जब लगाए थे, तो जो जितने प्रतिशत से NAV बढ़ रही है, आपका पैसा भी उतने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। जैसे NAV 10 रुपये की 12 रुपये हो गई, तो इसी तरीके से जो आपका 1 लाख रुपये है, वो भी 1 लाख से 20,000, 1,20,000 रुपये हो गया। तो NAV आज आपने 10 रुपये की खरीदी, 1 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो 12 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि तब उसकी कीमत हो सकता है 12 रुपये हो जाए। तो ये होती है NAV। तो इस प्रकार ये NAV घटती बढ़ती रहती है। तो उन शेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये जो म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत है, ये घटती बढ़ती रहती है। तो आज आपने जिस कीमत दे के एक यूनिट खरीदी है, 1 साल बाद आप तब जो यूनिट की कीमत चल रही होगी उस हिसाब से बेच भी सकते हैं। ये हुई NAV। अगली जो गौर करने लायक बात है वो होती है किसी स्कीम का फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वो बंदा होता है, वो इंसान होता है जो कि उन शेयर्स की रिसर्च कर रहा है। अब रिसर्च करने वाला अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, जिसे अनुभव अच्छा हो, जिसे क्वालिफिकेशन अच्छा हो, वो आपका फंड मैनेजर रहेगा, तो ज़्यादा अच्छे से आपके पैसे को मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी स्कीम को खरीदने से पहले उसके फंड मैनेजर की जानकारी लेना भी एक समझदारी होती है। तो हमने समझा फंड मैनेजर के बारे में। अब एक टर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी है,
AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। AUM क्या होता है ये समझिए। तो किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम के पास टोटल कितना पैसा है आज मैनेज करने के लिए, उसे हम NAV कहते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए, ऐसे लाखों लोग हैं या हज़ारों लोग हैं, उन सब ने कुछ अमाउंट लगाया और ये सब मिला के कंपनी के पास मैनेज करने के लिए 1000 करोड़ हो गया लेट्स से, तो उसका AUM हो गया 1000 करोड़। अब ये देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि किसी स्कीम पर लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर किसी एक स्कीम में टोटल, जो कि 10 साल से चलती आ रही है, लेकिन टोटल आज उसके पास 100 करोड़ ही AUM है, और वहीं दूसरी स्कीम जो सिर्फ 5 साल पहले आई हुई है लेकिन उसका AUM 5000 करोड़ हो गया, तो इससे हमें एक कॉन्फिडेंस का अंतर समझ में आता है कि लोगों को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस बड़ी स्कीम में जिसका AUM 5000 करोड़ है। लेकिन सिर्फ AUM देखकर भी हम, ज़्यादा AUM देखकर भी पैसा नहीं लगा सकते, वो भी हम आगे वीडियो सीरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात आती है एग्जिट लोड की। अब जब आप किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं, जाहिर सी बात है कुछ साल बाद आप वो पैसा निकालने जाएंगे, तो निकालते वक्त कुछ फीस चार्ज की जा सकती है, उसे हम कहते हैं एग्जिट लोड। ये भी जैसे एक्सपेंस रेशो था, इसी तरीके से एग्जिट लोड भी प्रतिशत में होता है। और ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, वो अगर आप 1 साल के अंदर ही अपना पैसा निकाल रहे हैं तो ही एग्जिट लोड लगाती है, ताकि आप जल्दी पैसा निकालने की जो कोशिश ना करें, सिर्फ इसलिए। तो अगर आप ज़्यादातर स्कीम्स में अगर आप 5-7 साल बाद पैसा निकाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं देना, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकाल रहे हैं तो जनरली 1%, कुछ स्कीम्स में 2% चार्ज होता है। तो आपने आज पैसा लगाया, 6-7 महीने बाद निकालने की कोशिश की, तो उस समय जो आपकी पैसे की कीमत चल रही होगी उसमें से 1 या 2%, डिपेंड करता है एग्जिट लोड कितना है, उतना कट के आपको मिलेगा। तो ये हो गई बात एग्जिट लोड की। उसके अलावा अब हम रेटिंग्स की बात करते हैं। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रेट करती हैं। तो इनमें से कुछ हैं, कुछ के नाम अगर मैं लूँ तो क्रिजिल हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, वैल्यू सर्च हो गया। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को रेट करती हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये रेटिंग को देखकर, जैसे कि क्रिजिल ने दी कि ये 5 स्टार रेटेड फंड है और दूसरा फंड है 3 स्टार, तो लोग क्या करेंगे कि अरे ये 5 स्टार अच्छा है तो मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन ये करना, सिर्फ रेटिंग देखकर पैसा लगाना भी एक सही डिसीजन नहीं होगा, वो हम समझते हैं क्यों। देखिए, जो रेटिंग है ये कंपनीज हर क्वार्टर में या हर कुछ मंथ्स में बदल देती हैं। जैसे आज आपका जो स्कीम है वो 5 स्टार की है, हो सकता है 3 महीने बाद वो 1 स्टार की ही रह जाए या 3 स्टार की ही रह जाए, और जो 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार की है वो बढ़ के 5 स्टार हो जाए। तो उस समय जो उनका परफॉर्मेंस चल रहा होता है उस हिसाब से रेटिंग मिलती है। लेकिन चूंकि म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लंबे समय तक लगाया है और हर 3 महीने में आप वो पैसे को शिफ्ट तो करेंगे नहीं, उसके लिए आपको एग्जिट लोड भी लगेगा, रिसर्च भी लगेगी, और इतना ज़्यादा रिसर्च करने का अगर हमारे पास समय है, अगर हम बहुत ज़्यादा समय रिसर्च में दे सकते हैं, तो हम सीधे शेयर्स में पैसा लगाएंगे, हम म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाएंगे। तो इसलिए रेटिंग सिर्फ देखकर पैसा लगाना एक सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि रीज़न मैंने बताया, एग्जिट लोड भी लगेगा और आपको बार बार रिसर्च करना पड़ेगी। इसलिए रेटिंग को कंसिडर तो कर सकते हैं कि अगर आपने दूसरे पैरामीटर्स पर म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया है और आखिरी में आप एक थोड़ा सा वेटेज अगर रेटिंग को भी दे दें तो इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ रेटिंग के बेसिस पर आप ये निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सी स्कीम में आपको पैसा लगाना है। तो ये हो गई म्यूचुअल फंड के बेसिक्स की बात। इस वीडियो में हमने जाना कि शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, लार्ज कैप शेयर क्या होता है, मिड कैप शेयर क्या होता है, स्मॉल कैप शेयर क्या होता है। उसी तरह से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि म्यूचुअल फंड का पेमेंट करने के 2 टाइप हो सकते हैं, एक लमसम और एक SIP जिसमें हर मंथ पैसा कटता है। उसके बाद हमने जाना कि सेम स्कीम मार्केट में 2 तरह के से बिकती है, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट, और हमें किस स्कीम में पैसा लगाना है हमने ये भी जाना।
उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, NAV नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, फंड मैनेजर कौन होता है, AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, और इसको देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमने एग्ज़िट लोड को जानने की कोशिश की। उसके अलावा हमने रेटिंग, क्रिजिल वैल्यू सर्च, मॉर्निंग स्टार, रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि इन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में या और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे, किन पैरामीटर्स को देखकर हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम को परख सकते हैं, कैसे हम एक मार्केट में तो सैकड़ों स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो कैसे हम अच्छी स्कीम जो हमारे लिए अच्छी है उसका चुनाव कर सकते हैं, ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।